नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम 16 मार्च की सभी शिफ्टों का हो चुका है। इस क्लास में हम तीनों शिफ्टों का जो है सॉल्यूशन कराने वाले हैं। रियल क्वेश्चन होंगे, 100% रियल प्रश्न है। कोई एक भी क्वेश्चन आपको फेक क्वेश्चन नहीं मिलेगा। सारे क्वेश्चन जो हैं तीनों शिफ्टों में पूछे हुए प्रश्न हैं। ये सारे प्रश्न हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग जो है इस क्लास को अंत तक पूरा ज़रूर देखना। आपको क्लास अच्छी लगेगी तभी आप लोग लाइक करना, अदरवाइज़ लाइक मत करना। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो हम लोग इस क्लास में जीके जीएस के पूछे गए रियल क्वेश्चन जो है हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट तीनों शिफ्टों के डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट शिफ्ट के, पहले फर्स्ट के, फिर सेकंड के, उसके बाद जो है आखिरी में थर्ड शिफ्ट के डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जो है सारे क्वेश्चन अच्छे से देखना। जो भी बच्चे क्वेश्चन मैच करना चाहते हैं क्वेश्चन मैच कर लेना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको क्वेश्चन जो है कैसे लगे और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर और ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2025 की आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया। ये महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था। बच्चों आगे की शिफ्टों में आपसे जो है आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वो भी आप लोग तैयार कर लेना। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी है, न्यूजीलैंड। भारत ने जो है न्यूजीलैंड को हराया था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में चालीसा दल तुर्कान ए चिहलगानी का गठन किसके द्वारा किया गया था। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था, महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, फर्स्ट शिफ्ट का ये भी था। ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में जो है तुर्कान आई चाहलगानी या चालीसा दल ग्रुप ऑफ फोर्थ का गठन किया था। यह समूह मुख्य रूप से 40 शक्तिशाली तुर्की आक्रमणों नोबल्स का एक संगठन था जो प्रशासन और शासन में सुल्तान की सहायता करते थे। इल्तुतमिश गुलाम वंश के प्रमुख शासकों में से एक थे और उन्होंने अपने शासन को मजबूत करने के लिए इस समूह का गठन किया। चालीसा दल के सदस्य अधिकतर तुर्की मूल के विश्वसनीय दास अधिकारी थे और जिन्हें इल्तुतमिश ने उच्च पद दिए थे। ठीक है, इस समूह का उद्देश्य था राज्य प्रशासन को संगठित करना और सुल्तान की सत्ता को मजबूत करना था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद यह चालीसा दल कई बार राजनीति में अत्यधिक शक्तिशाली हो गया और सुल्तानों के चयन में हस्तक्षेप करने लगा। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान को भी इसी शक्तिशाली अमीरों के समूह का विरोध झेलना पड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कृषि, खनन, सेवा या विनिर्माण। तो देख लेते हैं। तृतीय क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जिसमें सेवाएं प्रदान की जाती हैं, न कि वस्तुओं का उत्पादन। इसलिए सही उत्तर जो है सेवा है, सर्विस है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, सेवा। अर्थव्यवस्था को सामान्यतः 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों से सीधे उत्पादन किया जाता है, जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खनन। द्वितीयक में आते हैं कच्चे माल को प्रोसेस करके वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, उद्योग और फैक्ट्री उत्पादन। तृतीय क्षेत्र वे आते हैं जिसमें वस्तुओं का उत्पादन नहीं बल्कि सेवाएं दी जाती हैं। तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है शिक्षा, बैंकिंग, परिवहन, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, बीमा, संचार और आईटी सेवाएं। यह क्षेत्र दूसरे क्षेत्रों को सहायता भी प्रदान करता है, जैसे परिवहन और बैंकिंग सेवाएं कृषि उद्योग दोनों को मदद करती हैं। आधुनिक अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र माना जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र को जीडीपी में सबसे अधिक योगदान है। अर्थव्यवस्था में वर्गीकरण विशेष रूप से क्वाइन क्लार्क और आलन फैशन द्वारा किए गए थ्री सेक्टर थ्योरी से जुड़ा है। इसलिए दिए गए विकल्पों में सेवा बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों में क्या जोड़ा गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो इसमें जो जोड़ा गया था ऑप्शन नंबर बी सही जाता है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसरों को प्रदान करना जोड़ा गया था। ठीक है। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 ए जो आर्टिकल ए से जोड़ा गया था और जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार दिया गया। ठीक है। इस संशोधन के तहत आर्टिकल 51 ए के मौलिक कर्तव्यों में जोड़ा गया। आर्टिकल 51 ए के अनुसार माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। इससे पहले मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन इस संशोधन के बाद बढ़कर 11 हो गई। यह संशोधन शिक्षा को बढ़ावा देने और बच्चों की साक्षरता दर सुधारने के उद्देश्य से किया गया था। बाद में इसे संवैधानिक प्रावधान को लागू करने के लिए राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट आरटीई एक्ट बनाया गया। आरटीई एक्ट के अनुसार देश के सभी बच्चों को प्राथमिक स्तर तक मुफ्त शिक्षा देने की व्यवस्था की गई। यह संशोधन भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सुधार माना जाता है, क्योंकि इससे शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा मिला। इस प्रकार से 86वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों में माता पिता का कर्तव्य जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा को अवसर प्रदान करना। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल रियल क्वेश्चन है कि 2500 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान किस बंदरगाह में सबसे अधिक माल ढुलाई और व्यापार हुआ था? तो इसका सही जवाब है लोथर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। लोथर सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर पोर्ट सिटी था, जहां से लगभग 2500 ईसा पूर्व के समय व्यापार और माल ढुलाई होती थी। लोथर वर्तमान में गुजरात में स्थित है और इसे सिंधु सभ्यता का प्रमुख समुद्री व्यापार केंद्र माना जाता है। यहाँ विश्व का सबसे प्राचीन ज्ञात डाकयार्ड मिला है, जो जहाज़ों को खड़ा करने और माल लोड अनलोड करने के लिए बनाया गया था। और पुरातत्वविदों के अनुसार यह डाकयार्ड लगभग 214 मीटर लंबा और 36 मीटर चौड़ा था। उस समय की उन्नत इंजीनियरिंग को दर्शाता है। लोथर से मेसोपोटामिया क्षेत्र के साथ व्यापार होने का प्रमाण मिले हैं, जिससे पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था। यहाँ से मोती, मनके, कीमती पत्थर, हाथी की दांत और धातु के सामान का निर्यात किया जाता है, मतलब किया जाता था। लोथल में मनके बनाने का उद्योग, ब्लड इंडस्ट्री बहुत प्रसिद्ध था और इसके उत्पादन दूर दराज के क्षेत्रों में भरे जाते थे। ठीक है, सही जवाब लोथर है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पुरुषों और महिलाओं को दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान था? तो भारतीय संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत आर्टिकल 39D में दिया गया है। यह प्रावधान 39D में दिया गया, यह प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 39D के अनुसार पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। और इसका उद्देश्य जो है समाज में मौलिक लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना, आर्थिक समानता को स्थापित करना। यह प्रावधान सरकार को निर्देशित देता है कि यह ऐसी नीतियां बनाए जिससे महिलाओं और पुरुषों को समान वेतन मिल सके। हालांकि नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्ष रूप से अदालत में लागू नहीं कराए जा सकते, लेकिन सरकार की नीतियों और कानून के निर्माण में इसका मार्गदर्शन महत्वपूर्ण होता है। समान वेतन के सिद्धांत को लागू करने के लिए भारत में इक्वल रेमुनरेशन एक्ट 1976 बनाया गया। इस कानून का उद्देश्य महिलाओं और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना और बढ़ती भेदभाव रोकना था। भारत में यह प्रावधान श्रम कानूनों के ढांचे कोड ऑन वेज 2019 में शामिल किया गया। इस प्रकार भारतीय संविधान के अनुसार समान कार्य के लिए समान वेतन प्रावधान अनुच्छेद 39D में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय। ये जो किया गया था यंग इंडिया, ये एक प्रसिद्ध राष्ट्रवादी साप्ताहिक पत्रिका थी, जिसका संपादन जो है महात्मा गांधी ने किया था। यह पत्रिका भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादी विचारों और फैसले को एक महत्वपूर्ण माध्यम बनी। महात्मा गांधी ने 1919 से 1931 तक इस पत्रिका का संपादन और लेखन किया। इस पत्रिका में गांधी जी ने अपने विचार अहिंसा, सत्याग्रह, स्वराज और सामाजिक सुधार जैसे विषयों पर लिखते थे। यंग इंडिया मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी और इसका उद्देश्य भारतीय महिलाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय पाठकों तक भी भारत की स्थिति पहुंचाना था। गांधी जी ने इस पत्रिका के माध्यम से ब्रिटिश शासन की नीतियों को आलोचना भी की और स्वतंत्रता आंदोलन को
बल दिया। यंग इंडिया में प्रकाशित लेखों के कारण कई बार गांधी जी को ब्रिटिश सरकार की नाराजगी का सामना करना पड़ा। 1922 में इस पत्रिका में प्रकाशित कुछ लेखों के कारण गांधी जी को राजद्रोह का मुकदमा भी चलाया गया। ठीक है, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध आर्थिक नीति अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू की गई थी? बाजरा, एकता या राजधानी या सुजीता बोस? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में प्रसिद्ध बाजरा नीति लागू की थी। कौन सी? बाजरा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही है, बाजरा। ठीक है, और यदि कोई व्यापार नियमों का उल्लंघन करता था तो उसे कड़ी सजा भी दी जाती थी। इस नीति को एक महत्वपूर्ण उद्देश्य सेना के लिए सत्ता भेजना और सामान उपलब्ध कराना भी था। ठीक है, अब थोड़े क्वेश्चन ले लेते हैं सेकंड शिफ्ट के, उसके बाद जो है एक बचे हुए क्वेश्चन कर देंगे। ठीक है, वीडियो बड़ी हो जाएगी तो क्लास को बंद कर देंगे, इसलिए जो है हम पहले सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन कराते हैं। देखिए सेकंड शिफ्ट में जो है ये मैथ के टॉपिक से जो है चक्रीय चतुर्भुज से 2 सवाल थे। आप लोग आगे भी इसी टॉपिक से पढ़ के जाना। कोऑर्डिनेट इक्वेशन से 2 क्वेश्चन थे। डिस्काउंट से 3 क्वेश्चन थे। सीआई एंड एसआई से एक एक क्वेश्चन था। कौन से एक क्वेश्चन था। अर्थमेटिक में एक क्वेश्चन था। बोर्ड मास से 4-5 क्वेश्चन थे और परसेंटेज से एक क्वेश्चन था। रेशो से एक क्वेश्चन था। एज से एक क्वेश्चन था। ट्रेन के लेंथ से 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये मैथ का पोर्शन है, देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैथ का हो गया। अब रीजनिंग का, रीजनिंग के क्वेश्चन थे। रीजनिंग क्वेश्चन पेपर जो आसान था। कोडिंग डिकोडिंग से 6-7 थे। वावेल एंड माइनस से 1 था। पजल सेटिंग अरेंजमेंट से 3। सर्कल वाले थे जिसमें से 7 आदमी बैठे थे। ठीक है, फ्लोर वाले 3 क्वेश्चन जिसमें बैठे थे आदमी। ठीक है, और ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन थे। डायरेक्शन से 2 थे। ठीक है, और साइन चेंज करने वाले भी 2 थे। तो ये होगा आपका मैथ का, और ये हो गया रीजनिंग का, दोनों हो गए हैं। अब थोड़े हम फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन करा देते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन जो हैं जीके जिसके इसके भी सॉल्व कराएंगे। ठीक है, टॉपिक हमने आपको बता दिया है। अब अगला क्वेश्चन है, ये फर्स्ट शिफ्ट का है। 1990 के दशक, विशेषकर 1990-1991 के दौरान भारतीय सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में किस क्षेत्र ने सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की थी? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या निर्माण क्षेत्र? तो 1990-91 के समय भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे तेज वृद्धि क्षेत्र वाला जो था सर्विस सेक्टर में देखी गई थी। सही उत्तर है तृतीय क्षेत्र। 1991 में भारत में आर्थिक संकट के बाद नई आर्थिक नीति, इकोनॉमिक जो है आर्थिक नीति लागू की गई थी, जिसे जिसे मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री रहते हुए लागू किया था। इस आर्थिक सुधार नीति को सामान्यतः एलपीजी रिफॉर्म कहा जाता है। इन सुधारों के बाद बैंकिंग, बीमा, दूरसंचार, पर्यटन, परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी जैसी सेवाओं में तेजी से विकास हुआ। भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का जीडीपी में योगदान लगातार बढ़ने लगा, जो आगे चलकर सबसे बड़ा जो है क्षेत्र बन गया है। तृतीय क्षेत्र में बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य और ये आईटी सेवाएं आती हैं, हमने आपको बता ही दिया था। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि दमन, दीव और पुदुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन के रूप में कार्य कौन करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, प्रशासक या राष्ट्रपति स्वयं? तो भारत में केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरेटरीज का प्रशासन सीधे केंद्र सरकार के अधीन होता है। इन क्षेत्रों में प्रशासनिक प्रमुख रूप से उपराज्यपाल या प्रशासन कार्य करते हैं। तो सही जवाब है उपराज्यपाल या प्रशासन, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत है नहीं। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है। निम्नलिखित में से कौन सा देश चीन की तुलना में भारत के साथ अधिक लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार? तो बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, इसलिए सही उत्तर बांग्लादेश है। भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है। भारत की किसी भी देश के साथ सबसे लंबी सीमा है। यह सीमा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से। दूसरी ओर भारत चाइना के बीच लगभग 3488 किलोमीटर लंबी है, जो बांग्लादेश की तुलना में कम है। भारत चीन सीमा मुख्य रूप से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। भारत और बांग्लादेश की सीमा ऐतिहासिक रूप से 1971 में बांग्लादेश के गठन के बाद निर्धारित की गई थी। इस सीमा के कई हिस्सों में बॉर्डर फेंसिंग भी की गई है ताकि अवैध गतिविधियों को रोका जा सके।
भारत बांग्लादेश सीमा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा इंटरनेशनल बॉर्डर कहा जाता है, जबकि भारत चीन सीमा को अक्सर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लाइन एलएसी कहा जाता है। भारत की दूसरी सबसे लंबी सीमा चाइना के साथ है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, बांग्लादेश। ठीक है, तो ये फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन हो चुके हैं। थोड़ा हमने फास्ट पढ़ा दिया है। इतने हमने आपको फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन कराए हैं। सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन जो है मैथ के, एक बार फिर से देख लीजिए, ये मैथ के हैं। मैथ के देख लीजिए। मैथ में आपको क्या पढ़ के जाना है, चक्रीय चतुर्भुज से चार दो सवाल थे, तो इस टॉपिक से आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि मैथ में जो है सेम क्वेश्चन पढ़ने से कोई जरूरत होती नहीं है, बस टॉपिक बताना चाहिए। और कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन से जो है दो क्वेश्चन थे। डिस्काउंट से तीन क्वेश्चन थे। सीआई एंड एसआई से एक एक क्वेश्चन था। कौन से एक क्वेश्चन था। अर्थमेटिक में जो है बोर्ड मास से चार पांच क्वेश्चन थे, और परसेंटेज का एक था, रेशियो का दो था, एज का एक था, ट्रेन और लेंथ वाले दो क्वेश्चन थे। ठीक है, ये मैथ हो गया। रीजनिंग में देख चलते हैं। ये रीजनिंग था, रीजनिंग पेपर जो था आसान था, बता रहे हैं बच्चे। ठीक है, कोडिंग से छः सात क्वेश्चन थे। वावेल एंड माइंड से एक था। पजल सेटिंग अरेंजमेंट से तीन सर्कल वाले जिसमें सात आदमी बैठे थे, और फ्लोर वाले तीन क्वेश्चन जिसमें बैठे थे आदमी। ठीक है, फ्लोर में भी आदमी बैठे थे। और ब्लड रिलेशन से जो है तीन क्वेश्चन, डायरेक्शन एंड साइन चेंज वाले दो डायरेक्शन से दो, और साइन चेंज करने वाले दो क्वेश्चन थे। ठीक है, ये मैथ हो गया। अब चलते हैं जीके जीएस पे। जीके जीएस का एक क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन बच्चों इसमें देख लेना आप लोग, हो सकता है ऑप्शन ना मैच किए, क्योंकि बच्चों ने क्वेश्चन ही भेजा था, ऑप्शन तो अपने आप से बनाए गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग मैच कर लेना यहाँ पर। जब सफ़ेद प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो स्पेक्ट्रम का निर्माण मुख्य रूप से किस कारण होता है। परावर्तन, विक्षेपण, विवर्तन या प्रकीर्णन। तो जब सफ़ेद प्रकाश वाइट लाइट किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वह अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती है। इस प्रक्रिया को विक्षेपण कहा जाता है। विक्षेपण इसलिए होता है क्योंकि सफ़ेद प्रकाश कई रंगों वेवगोर का मिश्रण होता है, और हर रंग की तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ अलग अलग होती है। प्रत्येक रंग प्रिज्म में प्रवेश करते समय अलग अलग मात्रा में मुड़ता है, इसलिए वे अलग अलग दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में इसको भी नहीं बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ठीक है, क्योंकि क्लास जो हमको लगता है बड़ी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दौलताबाद के किले के अंदर स्थित है। और इसका जो सही जवाब हम बता देते हैं सीधे। तो दौलताबाद फोर्ट भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक किला है। कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो इसमें महाराष्ट्र ऑप्शन है नहीं, तो डिटेल में देखते हैं। यह किला वर्तमान में जो है औरंगाबाद, अब छत्रपति संभाजी के पास स्थित है। यह मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण सैन्य किला माना जाता है। ठीक है, तो संभाजी देखिए यहाँ पर में, यहाँ भी नहीं है। और देखते हैं डिटेल में। चांद मीनार दौलताबाद किले के अंदर स्थित एक प्रसिद्ध ऊंची मीनार है, जिसे 15वीं शताब्दी में बनाया गया। तो इसका सोल्यूशन लास्ट में देख दिया होगा। बीबी का मकबरा, ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। बीबी का मकबरा सही है। ठीक है, एरियल सोल्यूशन नहीं देंगे इसका, आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम थोड़ा सा डेट बढ़ा दे रहे हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है। आर्टिकल 6 भारतीय संविधान में उन लोगों की नागरिकता से संबंधित जो पाकिस्तान से भारत में आकर बसे थे। यह प्रावधान 1947 के भारत विभाजन के बाद उत्पन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। अनुच्छेद 6 के अनुसार जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आए थे, उन्हें कुछ शर्तों के साथ भारतीय नागरिकता दी जा सकती थी। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया तो उसे नागरिकता प्राप्त करने के लिए सरकार के पास पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक था। इस अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य विभाजन के बाद भारत में बसने वाले लोगों की कानूनी नागरिकता सुनिश्चित करना था। भारतीय संविधान में नागरिकता से संविधान प्रावधान अनुच्छेद 5 से जो है 11 तक दिए गए हैं। आर्टिकल 5 संविधान लागू होने के समय भारत में रहने वाले लोगों की नागरिकता से संबंधित है। आर्टिकल 7 पाकिस्तान चले गए लोगों की नागरिकता के बारे में प्रावधान करता है। बाद में नागरिकता से जुड़े विस्तृत नियमों के लिए सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया गया। इस प्रकार अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत में प्रवेश करने वाले लोगों की नागरिकता से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है,
क्लास बड़ी हो रही है बच्चों, हमको लगता है कि जो है क्वेश्चन देख लेते हैं। शुक्र ग्रह के वातावरण में घने सफ़ेद और पीले बादल किस अम्ल के बने होते हैं? सौरमंडल का दूसरा ग्रह है वेनस, जो है सौरमंडल का दूसरा ग्रह है। इस प्रकार अक्सर पृथ्वी के जुड़वा बहन अर्थ ट्विन कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार पृथ्वी से मिलता जुलता है। शुक्र ग्रह का वातावरण बहुत घना है और इसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पाई जाती है। इस ग्रह के ऊपर घने सफ़ेद और पीले रंग के बादल मौजूद हैं, जो मुख्य रूप से सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बूंदों से बने होते हैं। ठीक है, इसका जो सही जवाब है सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई? भारत की प्रसिद्ध अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ये मतलब संधि में। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, तो आज की क्लास में हम दो ही शिफ्टों के क्वेश्चन लेंगे, फर्स्ट सेकंड। थर्ड का अलग से क्लास बनानी पड़ेगी क्योंकि क्लास बड़ी हो रही है। भारत में 2001 से 2011 के जनगणना के दौरान पुरुष और महिलाओं के साक्षरता दर के बीच अंतर क्या था, गैप क्या था? तो देख लेते हैं ऑप्शन के साथ। तो ये जो गैप था, साक्षरता बहुत अंतर कम था। ठीक है, और सोल्यूशन कहाँ गया इसका? वृद्धि, कमी, कोई बदलाव नहीं, तेजी से बढ़ा। तो भारत में साक्षरता संबंधी अधिकारी आंकड़े जारी करते हैं। 2011 के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर 74.04 थी। 2011 में पुरुषों की साक्षरता दर 82.14 थी। महिलाओं की साक्षरता दर जो है 65.46 थी। 2001 सेंसस का इंडिया में पुरुष साक्षरता दर 75.26 थी। महिलाओं की साक्षरता दर 53.67 थी। ठीक है, तो जो है साक्षरता दर बढ़ी थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें वृद्धि हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में सिक्किम में ग्लेशियर झील फटने के कारण किस प्रमुख ज्वालामुखी परियोजना का बांध पूरी तरह से बह गया था? तो इसका जो है सही जवाब है तो देख लेते हैं इसका। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। ठीक है, तीस्ता ठार जल विद्युत परियोजना। और इससे पहले जो क्वेश्चन हमने कराया था, इसमें वृद्धि में कमी हुई थी। ठीक है, कमी आई थी, डिक्रीज हुई थी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो ए लोग जो लगाए हैं वो लोग काट के बी लगा दें। ठीक है, ये सोल्यूशन आप लोग देख लेना, बड़ा सोल्यूशन है, टाइम कम है। अगला क्वेश्चन है कि 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है ऑप्शन नंबर बी से। ठीक है, 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाओं को शामिल करना। ठीक है था। तो आज की क्लास यहीं पर विराम देते हैं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। धन्यवाद।